राजस्थान के एक दूरदराज इलाके में बसा एक गांव हरिपुर सदियों से ऊंच नीच की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ठाकुरों का राज चलता था यहाँ। ठाकुर रघुवीर सिंह और उनके परिवार के हाथों में गांव की सारी जमीनें, सारी ताकत और सारी सत्ता थी। दलित समुदाय, जिन्हें वे नीच कहकर पुकारते थे, उनके लिए महज मजदूर थे। खेतों में हल जोतने वाले, घरों में सफाई करने वाले और हमेशा सिर झुकाकर जीने वाले। बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की बात तो दूर, उनके नाम का जिक्र भी ठाकुरों को गुस्सा दिला देता था। सालों से दलितों पर अत्याचार का सिलसिला चल रहा था। ठाकुर रघुवीर सिंह का खेतों में दलित मजदूरों को बिना मजदूरी दिए काम करवाना आम बात थी। अगर कोई विरोध करता तो लाठियां चलती, घर जला दिए जाते। एक बार तो गांव के दलित नेता रामलाल ने ठाकुर से मजदूरी मांगी थी। ठाकुर ने अपने गुंडों से उसकी पिटाई करवाई और उसका घर लूट लिया। रामलाल की पत्नी को धमकी दी गई कि अगर पुलिस गई तो पूरा परिवार मिटा देंगे। ऐसे में दलित चुप रहते, सहते रहते। इस बार मामला अलग था। गांव के दलितों ने फैसला किया कि गांव के बीचों बीच सरकारी जमीन पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा लगाएंगे। यह खबर ठाकुर रघुवीर सिंह तक पहुंची तो वह आगबूला हो गया। ये नीच लोग अब सर उठाने लगे हैं, प्रतिमा लगाएंगे, मैं देखता हूं कैसे लगाते हैं। वह गरजा। उसने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और दलित बस्ती की ओर कूच कर दिया। दलितों की बैठक चल रही थी। रामलाल और उसके साथी प्रतिमा की योजना बना रहे थे। तभी ठाकुर का गिरोह लाठियां लेकर पहुंचा। रुक जाओ हरामजादों, यहां कोई प्रतिमा नहीं लगेगी। ये जमीन हमारी है, हमारे बाप दादाओं की। तुम्हारी औकात क्या है? ठाकुर रघुवीर सिंह ने दहाड़ा। उसके पीछे दर्जनों गुंडे खड़े थे, आंखों में खून उतरा हुआ। रामलाल ने साहस जुटाया। ठाकुर साहब, यह जमीन सरकारी है, रिकॉर्ड में दर्ज है। हम बाबा साहेब की प्रतिमा लगाकर क्या गलत कर रहे हैं? संविधान हमें अधिकार देता है। ठाकुर हंसा। संविधान? वो किताब जो तुम नीचों को पढ़ने की औकात नहीं, मैं कहता हूँ चुपचाप काम पर लग जाओ, नहीं तो आज तुम्हारा घर जला दूंगा। उसके आदमियों ने रामलाल को घेर लिया। एक ने लाठी से उसकी पीठ पर वार किया। रामलाल गिर पड़ा। बाकी दलित डर से पीछे हट गए। ठाकुर ने आगे बढ़कर रामलाल के सीने पर पैर रखा। देखो, यह तुम्हारी औकात प्रतिमा लगाने की सोची तो पूरा गांव जला दूंगा। अत्याचार यही नहीं रुका। ठाकुर ने दलितों के खेतों में पानी रोक दिया। उनकी फसलें सूखने लगी। महिलाओं को कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता। बच्चे स्कूल जाते तो ठाकुर के बच्चे उन्हें पीटते। एक शाम तो ठाकुर के बेटे ने दलित लड़की को छेड़ा। जब उसके पिता ने विरोध किया तो ठाकुर ने उसे जेल भिजवा दिया, झूठे चोरी के आरोप में। दरोगा भी ठाकुर का पिट्ठू था, दरोगा जगदीश सिंह, ठाकुर का चचेरा भाई। वह दलित बस्ती में आया और धमकाया, सुनो, अगर प्रतिमा लगाने की कोशिश की तो सबको जेल में डाल दूंगा। यह गांव ठाकुर साहब का है, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। दलितों ने शिकायत की कोशिश की, लेकिन दरोगा ने FIR तक नहीं लिखी, उल्टा उन्हें धमकी दी, अगर ऊपर गए तो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाएगी। दिन बीतते गए, अत्याचार की आग फैलती गई। दलितों के घरों में राशन खत्म होने लगा। ठाकुर ने दुकानदारों को आदेश दिया कि दलितों को सामान मत बेचना। एक दलित मजदूर बीमार पड़ा, लेकिन ठाकुर ने डॉक्टर को आने नहीं दिया। मर जाए ये, दुनिया हल्की हो जाएगी। ठाकुर ने कहा। गांव में दहशत का माहौल था। दलित रातों को जागते, डरते कि कब ठाकुर का हमला हो। फिर एक दिन खबर फैली, कविता भील आ रही है। कविता भील, वो शेरनी जो दलितों की आवाज थी। राजस्थान से लेकर पूरे देश में उसका नाम गूंजता था। वह अंबेडकरवादी नेता जो संविधान की ताकत से लड़ती थी। ठाकुरों को खबर मिली तो वे हंस पड़े। एक औरत क्या कर लेगी, हमने ऐसे कई देखे हैं। लेकिन कविता भील साधारण औरत नहीं थी, वह आग थी जो मनुवाद को जलाती थी। उस दिन सुबह सुबह गांव की सीमा पर धूल उड़ती दिखी। 200 गाड़ियों का काफिला, जीपे, कारें, ट्रक, सब नीले झंडों से सजे। पहले कार में कविता भील खुद बैठी थी। नीली साड़ी में उसके चेहरे पर दृढ़ता, आंखों में चिंगारी। काफिला गांव में मुड़ा। ठाकुर रघुवीर सिंह को खबर मिली। वह अपने आदमियों के साथ सड़क पर आ खड़ा हुआ। रुक जाओ,
यह गांव हमारा है, तुम कौन हो यहाँ आने वाली, वह चिल्लाया। कविता भील की कार रुकी, वह उतरी, शांत लेकिन दमदार आवाज में बोली, मैं कविता भील हूँ, संविधान की बेटी। तुम कौन हो जो संविधान के रास्ते रोकते हो? ठाकुर गुस्से से लाल, संविधान, यहाँ हमारा राज चलता है, जाओ वापस नहीं तो। कविता ने बीच में काटा, संविधान कहता है कि हर नागरिक को समान अधिकार है, तुम्हारी ठाकुरी क्या है? एक पुरानी जंजीर जो हम तोड़ देंगे। अगर तुम में दम है तो कानूनी तरीके से रोक कर दिखाओ, लेकिन याद रखो, संविधान तुम्हारे बाप दादाओं का गुलाम नहीं। ठाकुर का मुंह बंद हो गया, वह कुछ कह नहीं पाया। काफिला आगे बढ़ा, सीधे उस जगह पहुंचा जहां प्रतिमा लगनी थी, गांव के बीचों बीच सरकारी जमीन पर काफिला रुका। कविता भील उतरी, माइक संभाला, भाइयों बहनों, आप लोग प्रतिमा का अनावरण कीजिए, मैं देखती हूँ कौन रोकता है। तभी ठाकुरों का गिरोह लाठियां डंडे लेकर पहुंचा। रुक जाओ, प्रतिमा नहीं लगेगी, यह जगह हमारी है। कविता भील शांत मन से बोली, लेकिन शब्द चिंगारी की तरह थे। देखिए, सरकारी जमीन नहीं होती, जमीन उस किसान की है जो यहाँ अन्न उगाता है। सरकार अन्न उगाती है, जो जमीन सरकारी है। प्रतिमा यही लगेगी। अगर आपके बाप दादाओं में हिम्मत है तो रोकिए कविता भील को। हम जहाँ जाते हैं वहाँ इतिहास लिखा जाता है, अगर तुम में हिम्मत है तो रोकिए। ठाकुर सहम गए, एक बोला, देखिए, हम आपसे डरते नहीं, अगर प्रतिमा यहाँ लगी तो टांगे तोड़ देंगे। कविता आगे बढ़ी, तमीज से बात कर ठाकुर, हम पहले वाले चमार नहीं, हम मर मिटने वाले चमार हैं। ये आपकी लाठियों से नहीं डरते, समझे आप? अगर एक कदम आगे बढ़े तो देखो संविधान की ताकत क्या है। हम यहाँ न्याय लेने आए हैं और न्याय लेकर जाएंगे। ठाकुर डरने लगे, शेरनी से पहली बार सामना हुआ था। तभी दरोगा जगदीश सिंह पहुंचा। कविता जी, यह जगह सरकारी है, यहाँ प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती। हमने जगह दी है खेत में, वहाँ लगाएं, लेकिन ये लोग मना कर रहे हैं। कविता ने दरोगा को डांटा, दरोगा, अगर संविधान नहीं होता तो आप भी कचरा उठा रहे होते। आज आपको बाबा साहेब अंबेडकर के लिए खेत में जगह दे रहे हो, शर्म नहीं आती? दरोगा बोला, कविता जी, आप तमीज से बात कीजिए, हम दरोगा हैं। तभी कविता का एक समर्थक बोला, आप तो एक दरोगा हैं, हमारी कविता दीदी आने वाली कल की सरकार है, इसलिए तमीज आप सीखिए दरोगा साहब, वरना कल हिसाब लिया जाएगा। दरोगा सक पका गया, सिर झुका लिया। देखिए कविता जी, हम मजबूर हैं। कवितागर जी, मजबूर आप? आपके पास ताकत है, संविधान है, आप मजबूर कैसे? अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाते तो हम क्यों चुप रहें? बाबा साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है, डरना नहीं। आप जाइए और सोचिए कि आप किस तरफ हैं, न्याय की या अत्याचार की। आप लोग प्रतिमा लगाएं, हम देखते हैं। काम शुरू हुआ। लोग जय भीम के नारे लगा रहे थे, कविता भील के नारे गूंज रहे थे। तभी फिर ठाकुर आए, प्रतिमा नहीं लगेगी। कविता गुस्से में बोली, तुम्हारी औकात क्या है? सालों से दलितों पर अत्याचार किए हो, मजदूरी छीनी, घर जलाए, महिलाओं को छेड़ा। अब बस, प्रतिमा यहीं लगेगी। जाओ कविता भील पर मुकदमा लिखवाओ। इतने दिन बहुत दलितों पर अत्याचार किया, अब और नहीं। अब अगर आगे आए तो हम सूत ब्याज सहित हिसाब लूंगी। अगर आपको भी लगता है कि अब वक्त है अत्याचार के खिलाफ उठने का, तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए। जय भीम कहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर भील, हर बहन, हर भाई तक ये कहानी पहुंचे। एक दलित लड़की बोली, देखा ठाकुर, चमारों की ताकत, हल्के में ले रहे थे। मैं कहती थी मत ललकारो वरना भारी पड़ेगा। लो अब क्या करोगे? अब हुआ है तुम्हारा शेरनी दीदी से मुकाबला। अब क्या करोगे ठाकुर? कविता बोली, आप लोग प्रतिमा लगाओ। ऐसी आवाजों से मैं बहुत टकराई हूं। ठाकुर गुस्से से लाल हो गए। एक ठाकुर ने कविता पर लाठी उठाई। तभी कविता के गार्ड ने रोका। भीड़ उबल पड़ी। कविता दीदी पर हमला, हम ठाकुरों को औकात याद दिला देंगे। लोग लाठियां लेकर दौड़े। ठाकुर उल्टे पैर भागे। लोगों ने कविता को सुरक्षा दी। कविता ने माइक संभाला, दरोगा से बोली, जाओ डीएम से कहो कविता भील तुम्हारे जिले में है। 20 मिनट में डीएम यहां होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मैं पूरा जिला हिला दूंगी। दलित कमजोर नहीं। दरोगा घबराया, भागा। इधर कविता गाड़ी पर खड़ी दहाड़ रही थी। अंबेडकरवाद राज चाहते हो तो डरना छोड़ो और हक के लिए सड़कों पर आओ। लेकिन उससे पहले हक जानिए, अपने अधिकार जानिए, संविधान को पढ़िए,
कि संविधान में आपके क्या अधिकार हैं। कविता दुखी हुई। इस लड़ाई में मैं अकेली हूं। एक कविता भील आपको बदल सकती है, लेकिन जो आपके घर में एक एक कविता भील छुपी है, उसे जिम्मेदारी में मत बांधो। उसे बताओ आपके महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया है। ये वही आग है जिसमें हम मनुवादी विचारधारा को खाक करेंगे। तभी एसपी सूर्य प्रताप पहुंचा। कविता जी, ये जगह सरकारी है, आप जिद मत कीजिए। क्या बाबा साहेब अंबेडकर ने आपको जिद्दी बनाया है? कविता बोली, आपकी तारीफ, लेकिन आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। मैंने अल्टीमेटम दिया था 20 मिनट आपको नहीं, डीएम को। उसे भेजिए, हम आपसे बात नहीं करते। एसपी गुस्से में लाल। कविता भील, आप एसपी से बात कर रही हैं, समझिए आप। कविता गर्जी, आप एसपी होंगे लेकिन आपके विचार इस पवित्र वर्दी से मैच नहीं। बेहतर होगा आप जाइए, डीएम को भेजिए। एसपी घबरा गया। लोगों ने नारे लगाए, जय भीम दीदी। लोग बोले, पहली बार शेरनी से टक्कर लिया है, अब पता चलेगा अंबेडकरवाद क्या है। ठाकुर कांप गए। एसपी वापस हो गया। उसने डीएम को फोन किया। सर, उसने तो हमसे बात तक नहीं की। बोली, डीएम को भेजिए। डीएम कांपती आवाज में, ये कविता भील है, इससे हर कोई डरता है। ये जहां खड़ी होती है, जिसके साथ वहां न्याय ही नहीं, सरकारें भी झुकती हैं। डीएम बोला, ठीक है, मैं जाता हूं। इधर दरोगा आया। कविता जी, आप प्रतिमा यहां लगाइए, आपको अनुमति हम देते हैं। कविता गुस्से में, दरोगा, संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के लिए अनुमति देने वाले आप कौन होते हैं? मैं इस सिस्टम को जड़ से मिटा दूंगी। आपका डीएम कहाँ है? दरोगा बोला, वो नहीं आएंगे। कविता बोली, काफिला डीएम कार्यालय की ओर बढ़ाओ। गांव में हलचल मच गई। प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा। इंजन गड़गड़ाए। तभी 5 गाड़ियों का काफिला आया। पहली से डीएम उतरे। दीदी जय भीम, मैं इस जिले का कलेक्टर हूं, कविता ने कहा। जय भीम डीएम साहब, लोग दहाड़े। जय भीम। डीएम शांत मन से, कविता दीदी, आपका हम ही नहीं पूरा भारत सम्मान करता है। आप एक लड़की हैं, आपसे बहन बेटियां सीख रही हैं। हमें दुख होता है कि एक बेटी सारे सिस्टम को ठीक कर रही है। दीदी, मैं वादा करता हूं, आपकी जो शर्तें होंगी हम पूरा करेंगे। कविता बोली, डीएम साहब देखिए, आप संविधान की ताकत से कलेक्टर बने, फिर बाबा साहेब की रैली निकालने, संविधान रैली करने, प्रतिमा अनावरण के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। मैं आपसे यही चाहती हूं कि यहां से अनुमति हटाई जाए। हाँ, आप अपनी व्यवस्था के अनुसार समाज को जागरूक कीजिए, लेकिन प्रतिबंध मत लगाइए, इसी से माहौल बिगड़ जाता है। आप अधिकारी जिम्मेदार हो जाओ तो कविता भील क्यों आएगी? अगर आप पहले ही गांव में दौरा कर लेते तो यहां ये दिक्कत नहीं आती। आप डीएम हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि जिस संविधान की वजह से हम यहां हैं, उसी के निर्माता के साथ भेदभाव क्यों? डीएम इमोशनल हो गया, ठाकुर भी। तभी एक ठाकुर आया। कविता दीदी, आपकी बातें हमें दुखी कर गईं। जब हमारे लोग अब हमारे दलित भाइयों को परेशान कर रहे हैं, तब बाबा साहेब अंबेडकर कैसे लड़े होंगे? इतना कहकर ठाकुर फफकर रोने लगा और कविता के पैरों पर गिर पड़ा। कविता ने उसे उठाया, गले लगाया। आप लोग जब आंखें खोलो तब सवेरा। हमें हमारे महापुरुषों ने बदला नहीं सिखाया, हमें संविधान दिया है जिसे लेकर हम न्याय पा सकें। अगर आप लोग खुद सुधार करेंगे तो कविता भील क्यों आएगी? सब रोने लगे। तभी एक ठाकुर बोला, दीदी हम पैसा लगाएंगे, प्रतिमा यहीं लगेगी। डीएम और दरोगा घबरा गए। दीदी, आप धन्य हैं जो सच में महापुरुषों की विचारधारा पर चलती है। मैं अपनी बेटी को आपकी तरह बनाऊंगा। दीदी, जो आपकी शर्तें नहीं वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ इस जिले में बदलाव लाऊंगा। फिर प्रतिमा लगी। डीएम, दरोगा, एसपी सबने मिलकर माल्यार्पण किया। माइक लेकर ठाकुर बोला, बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें समानता सिखाई और कविता दीदी ने हमें उसका मतलब समझाया। हम गलत थे, अब सुधारेंगे। जय भीम। डीएम ने अभिवादन में जय भीम किया। लोग बोले, कविता दीदी जिंदाबाद। तभी एक ठाकुर लड़की आई। दीदी मैं आपकी तरह बनूंगी, मैं आपकी फैन हूं। कविता बोली, आप लोग बदलाव की ओर बढ़िए, यही मैं चाहती हूं। इतना कहकर काफिला वापस लौट गया। लोग दूर तक देख रहे थे। दोस्तों, ये सिर्फ हरिपुर गांव की कहानी नहीं है, ये उस हर गांव की कहानी है जहां आज भी बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने से डर लगता है, लेकिन जब एक कविता भील उठ खड़ी होती है तो पूरा सिस्टम झुक जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपके गांव में भी कविता भील जैसी एक आवाज उठेगी? क्या आप भी संविधान की उस ज्योति को जलाएंगे जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है? अगर आपके दिल में भी बाबा साहेब के लिए आग जलती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें,
जय भीम, कविता दीदी जिंदाबाद, ताकि पूरी दुनिया जाने अभी भी अंबेडकरवाद जिंदा है और जिंदा रहेगा। और हाँ, ऐसी सच्ची और प्रेरक अंबेडकरवादी कहानियों के लिए अंबेडकर आवाज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ चैनल नहीं, ये एक आंदोलन है।